बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो क्लास आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 22.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 22.4। जी, एक्सरसाइज 22.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक इफ एक्स डाटा हमें यहां पर गिवन है और वाई डाटा हमें गिवन है। आगे कहा जा रहा है आर सिमेट्रिक। हमें यहां पर चेक करना है कि ये दोनों डाटा जो है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो क्लास पहले तो आप सिमेट्रिक को समझ लीजिए। बेसिकली सिमेट्रिक से यहां पर क्या मुराद है स्टैटिस्टिक्स में, तो ये मैंने साइड पर यहां सिमेट्रिक की डेफिनेशन लिख दी है अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक। देखिए यहां पर लिखा हुआ है व्हेन अरिथमेटिक मीन इक्वल टू मीडियन। ठीक है ना, ये जो एक्स बार है ये किसको शो कर रहा है, अरिथमेटिक मीन को, जबकि ये एक्स के ऊपर ये वाला जो सिंबल है ये मैं आपको शुरू से बता रही हूं कि मीडियन के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, जस्ट लाइक जैसे आप उर्दू में अलिफ मद आ बनाते हैं, मदा। ठीक है ना, सेम वही सिंबल यहाँ पर लगा हुआ है। इसके ऊपर जब हम एक्स के ऊपर ये सिंबल लगाते हैं तो ये किसको शो करता है, मीडियन को। यानी कि जब अरिथमेटिक मीन और मीडियन आपस में इक्वल हो जाएं, ठीक है ना, ऑफ सेम डाटा, एक ही डाटा से, यानी अगर हम एक ही डाटा से मीन भी फाइंड करते हैं, एक ही डाटा उसी डाटा से हम मीडियन भी फाइंड करते हैं और वो दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो उस सूरत में देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। तो वो हमारा क्या डाटा कहलाता है, सिमेट्रिक। और अगर इक्वल नहीं आते, ठीक है, तो उस सूरत में और अदरवाइज एज सिमेट्रिक डाटा, ठीक है, तो उस वक्त वो क्या हो जाता है, एज सिमेट्रिक। एज सिमेट्रिक इज द अपोजिट ऑफ सिमेट्रिक। यानी कि अगर इक्वल होंगे वो दोनों, अरिथमेटिक मीन और मीडियन दोनों इक्वल होंगे तो वो हमारा सिमेट्रिक होगा डाटा, और अगर वो दोनों इक्वल नहीं होंगे तो उस सूरत में क्या होगा, एज सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास दो डाटा गिवन है, एक एक्स डाटा और एक वाई डाटा। आपके सामने मैंने इनके कॉलम बना दिए और इनको याद रखिए। आप जब अनग्रुप डाटा को जब भी आप बनाएं लिखें, हमेशा याद रखिएगा उसको आपने अरेंज करके ही लिखना है। ठीक है ना, कैसे अरेंज करना है, फ्रॉम लोअर टू ग्रेटर, यानी आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैंने दोनों डाटा को आपके सामने देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। एक और अरेंज करने के बाद फिर मैंने इनका समीशन फाइंड किया, तो मेरे पास x का समीशन आ चुका है 37, जबकि y का समीशन है 40। ठीक है ना, ये दो कॉलम आपके सामने है। तो अभी हम इस डाटा के लिए सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी फॉर x डाटा के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, अरिथमेटिक मीन और मीडियन, यही दो फाइंड करने ना हमें। जब हम ये दो फाइंड करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि डाटा सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। तो फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले मीन। मीन का हमारा यहाँ फॉर्मूला होगा एक्स मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ कैपिटल एक्स। अब वही देखें, डबल एक्स आ गया तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्मॉल एक्स रिप्रेजेंट करता है अरिथमेटिक मीन को, जबकि कैपिटल एक्स हमारा ये डाटा, इससे हमने किसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, कैपिटल एक्स है। ठीक है, तो यहां पर भी मैंने कैपिटल एक्स यूज किया। तो समीशन ऑफ एक्स मेरा आ रहा है 37 अपॉन एन की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, तो जब हम 37 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 3.7। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडियन जो है वो हमारा इवन है। डाटा जो है हमारे टोटल नंबर ऑफ डाटा यहाँ पर इवन है, तो हम मीडियन का इवन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इवन डाटा के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एन की वैल्यू पुट कर लेते हैं और मीन फाइंड कर लेते हैं, सॉरी मीडियन फाइंड कर लेते हैं। जी, एन की प्लेस में 10 आ जाएगा,
जी अब देखें यहां पर हमने करना क्या है, कैंसिल कर देते हैं हम, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। इसी तरह यहां भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखें यहां पर फर्दर इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यहां पर तो देखें कैंसिल हो गया है, तो यहां पर क्या रह गया, फिफ्थ, यहां पर आ जाएगी फिफ्थ वैल्यू, जबकि यहां पर क्या हो जाएगी 5 + 1, आगे इसमें हम +1 कर देंगे तो ये 5 + 1 6 हो जाएगा, यहां पर आ गई 6 वैल्यू। जी अब उसके बाद फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे मेरा डाटा में क्या वैल्यू लिखी हुई है वो हम यहाँ डाटा में से देखकर लिखेंगे। तो हम अभी कौन सा डाटा यूज कर रहे हैं, एक्स डाटा। तो एक्स डाटा में हम देखेंगे फिफ्थ पोजीशन पे क्या वैल्यू लिखी है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे भी 5 है, और आगे अगर हम सिक्स पोजीशन में देखें तो वहां भी 3 है, ठीक है। दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 + 3। यहाँ पर हमें फिफ्थ पोजीशन और सिक्स पोजीशन में क्या वैल्यू पुट करनी है, 3। अब हम वैल्यूज नहीं लिखेंगे, क्योंकि वैल्यूज जब तक था, जब तक हम इसकी डाटा की वैल्यू नहीं लिख रहे थे, कि अब डाटा की वैल्यूज हम लिख चुके हैं तो अब वैल्यूज नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 + 3 मेरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसे हम कैंसिल कर सकते हैं 2 के टेबल से, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। तो मीडियन मेरा यहां पर क्या आ चुका है, 3। जी जो चेक कर सकते हैं आप, यहां पर मेरा मीन क्या आ रहा था, 3.7, जबकि यहां मीडियन मेरा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब दोनों जो है वो इक्वल नहीं आए, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां पर रिजल्ट में क्या लिखेंगे, ठीक है। रिजल्ट में आप बताएंगे, क्योंकि दोनों जो है वो वैल्यू हमारी इक्वल नहीं आई है, इस वजह से ये डाटा हमारा अब क्या हो गया, एसिमेट्रिक। क्या हो गया, एसिमेट्रिक। तो हम ये रिजल्ट में लिखकर बताएंगे, इस तरीके से यहां रिजल्ट की हेडिंग डाल के लिखिएगा नीचे, बिकॉज arithmetic mean is not equal to median, ठीक है। arithmetic mean is not equal to median for x data, therefore कौन सा वाला एक्स, कैपिटल एक्स, ठीक है। अभी हम कौन सा डाटा यूज कर रहे हैं, कैपिटल एक्स। डाटा ऑफ एक्स इज एसिमेट्रिक, ठीक है। ये हमारा डाटा क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक। जी ये हमारा यहाँ पर रिजल्ट आ गया है, क्योंकि जाहिर है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आए, तो ये डाटा हमारा एसिमेट्रिक है। चलिए जिस तरीके से हमने वर्किंग की है एक्स डाटा के लिए, अब सेम कैलकुलेशन हम कर लेते हैं वाई डाटा के लिए। जी तो क्लास आ गए वाई डाटा की तरफ। तो देखें अब हम डाटा किसका लेंगे, वाई का, ठीक है। ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा फॉर वाई डाटा। तो वाई डाटा के लिए भी हम सेम उसी तरीके से पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेंगे, फिर मीडियन फाइंड कर लेंगे, और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि अगर इक्वल आए हैं तो हमारा डाटा सिमेट्रिक है और अदरवाइज एसिमेट्रिक है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेते हैं। तो अर्थमेटिक मीन के लिए इसका फॉर्मूला होगा समीशन ऑफ वाई। अब हम यहाँ पर क्या देंगे, समीशन ऑफ वाई लेंगे। तो समीशन ऑफ वाई अपॉन एन, तो हमारा समीशन ऑफ वाई आ चुका है, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 40। तो यहाँ पर हम 40 पुट कर लेंगे और उसको डिवाइड किससे कर देंगे, 10 से, ठीक है। तो 10 1 जा 10, 10 4 जा 40 हो जाएगा। तो एक्स मीन मेरा क्या आ गया यहाँ पर 4।
अब हम मीडियन फाइंड कर लें, तो मीडियन के लिए सेम सारा प्रोसीजर वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा डाटा क्या है, सेम वही है, इवन है, इवन डाटा है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हमारी यहाँ पर कितनी है, 10 ही है। तो लिहाजा यहाँ पर n में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए मैंने रब नहीं किया बोर्ड, तो 10 वही रहेगा, सेम यहाँ तक हमारी पोजीशन वही रहेगी, 5th एंड 6th वैल्यूज। अब यहाँ पर डाटा की वैल्यूज चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, पहले हम एक्स डाटा की वैल्यूज ले रहे थे, अब हम वाई की लेंगे। तो देखिएगा 5th पोजीशन पे हमारी क्या वैल्यू लिखी हुई है, वाई डाटा 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये देखें 5th पोजीशन पे 4 है, ठीक है, और 6th पोजीशन पे भी 4 है, तो हम 5th और 6th दोनों पोजीशन पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे यहां पर। अब देखें यहां पर 4 + 4 8 हो जाएगा, इसे इजीली हम कैंसिल कर सकते हैं 2 के टेबल से, 2 1 2 2 4 8, तो मीडियन यहां पर मेरा क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है, मीडियन की वैल्यू यहां पर क्या आ चुकी है, 4। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर अर्थमेटिक मीन भी मेरा 4 आया है और मीडियन भी मेरा 4 आ चुका है, यानी अब यहां पर मेरे दोनों इक्वल आ गए, अर्थमेटिक मीन और मीडियन। तो अब ऐसी सूरत में मेरा ये डाटा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। सिमेट्रिक होने के लिए यही कंडीशन है कि दोनों इक्वल आने चाहिए, तो यहां पर इक्वल आ चुके हैं। अब यहां पर रिजल्ट क्या होगा, बिकॉज अब यहां पर नॉट इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, अब हम इसको मिटाकर क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि अब दोनों क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं, यहां पर अब इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन और मीडियन यहां पर इक्वल आ चुके हैं फॉर किस डाटा के लिए, अब यहां x की प्लेस में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, क्योंकि अब हमने कैलकुलेशन किसके लिए की है, y डाटा के लिए की है, ये चेंजिंग आएगी, बाकी सब पूरी हमारी जो रिजल्ट है सेम ही रहेगा। एंड में हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर डाटा ऑफ y, इनको हम y कर देंगे। अब क्या होगा, डाटा ऑफ y इज सिमेट्रिक होगा या एसिमेट्रिक, ऑफ कोर्स सिमेट्रिक होगा, तो यहां पर अब यहां पर हमारा आ जाएगा सिमेट्रिक, ठीक है जी। तो क्लास यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। द रिक्वायर्ड वेट्स केजी, यहाँ पर हमें वेट्स किस में दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है, एंड प्राइस रुपीस पर किलोग्राम, यानी 1 केजी की हमें प्राइस यहाँ पर गिवन है ऑफ मंथली आइटम्स रिक्वायर्ड बाय अ फैमिली, ठीक है, एक फैमिली के मंथली आइटम के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास डाटा गिवन है। फाइंड वेटेड मीन प्राइस यूजिंग अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। यहां पर हमें क्लास वेटेड मीन फाइंड करना है। अभी आपको आगे चल के बताती हूँ कि बेसिकली वेटेड मीन यहां पर इन्होंने क्यों कहा। अभी तक हमने जितने भी मीन फाइंड किए वो सिंपल मीन थे, अर्थमेटिक मीन, तो यहाँ पर लेकिन हमें सिंपल मीन फाइंड नहीं करना बल्कि हमें वेटेड मीन फाइंड करना है। तो ये डाटा यहाँ पर गिवन है जिसमें हमारे पास ये कॉलम दिए हुए आइटम्स हैं A B C D E, और प्राइस गिवन है एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में हमारे पास वेट है, तो ये डाटा है। अच्छा अब यहाँ पर वेटेड मीन की बात है कि वेटेड मीन को समझिए बेसिकली ये क्या होता है। मैंने यहाँ पर साइड पे वेटेड मीन की डेफिनेशन भी आपको लिख दी है, चाहे तो आप भी कॉपी के किसी कॉर्नर पे रजिस्टर पर ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए बेसिकली वेटेड मीन होता क्या है। तो वेटेड मीन इज अ टाइप ऑफ मीन दैट इंडिकेट्स its relative importance rather than treating all values equally। क्या मतलब हुआ कि वेटेड मीन ऐसा मीन होता है जो कि खास इंपॉर्टेंस को शो करता है, यानी खास उसकी रिलेटिव को इंपॉर्टेंस होती है रादर देन, अब उसमें क्या इक्वली ट्रीट नहीं होता, ठीक है, ऑल वैल्यूज जो होती हैं जो हमारी जो है वो इक्वली ट्रीट नहीं होती बल्कि खास इंपॉर्टेंस किसी चीज को दी जाती है, उसको हम कहते हैं वेटेड मीन। अब नॉर्मल रूटीन में मैं आपको एग्जांपल कुछ इस तरीके से दे सकती हूँ कि जैसे फर्ज करें कि एक फैमिली है और उसकी मंथली इनकम जो है वो जितनी भी हो
हो सकता है 50,000 हो, 40,000 हो, जो भी उसकी मंथली इनकम हो। अब वो इनकम को एक्सपेंड कहाँ करेगी, एक्सपेंस कहाँ करेगी, अपने खर्चे जो करेगी तो वो कहाँ कहाँ करेगी, तो उसके कुछ खास प्रायोरिटीज होंगी, कुछ इंपॉर्टेंस होंगी कि उसने ये सोचा होगा कि सबसे पहले इनकम मुझे यहाँ खर्च करनी है, ठीक है ना। जिस चीज को फर्ज करें, उनके घर में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है इस वक्त, सबसे ज्यादा इनकम वहां खर्च करेंगे। अब घरेलू आइटम्स भी हम इसमें ले सकते हैं, जैसे चावल है, आटा है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा चावल पर है, राइस पर वो खर्च करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो राइस को एक खास इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा जो है वो किस पे खर्च कर रहे हैं, चावल पे खर्च कर रहे हैं, राइस पे खर्च कर रहे हैं। उसके बाद वो दूसरे आइटम को देख रहे हैं, फिर आटा है, घी है, जो भी है, वटाएवर घर के आइटम, बाद में वो उनको दे रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस, किसी चीज को खास इंपॉर्टेंस देने को हम कहते हैं वेटेड मीन। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करती हूँ। क्लास, जैसे एक स्टूडेंट है, आप जब एग्जाम्स में पेपर देते हैं तो मुख्तलिफ पेपर आपके सामने आते हैं, जैसे फिजिक्स होता है, उसमें केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, उर्दू है, इस्लामियात है। अब आप सबको इक्वली ट्रीट तो नहीं करेंगे ना, आपके जो मार्क्स है वो हर सब्जेक्ट में डिफरेंट आते हैं, ठीक है ना। किसी में कम आते हैं, किसी में ज्यादा आते हैं। तो अब जिसमें आप ज्यादा मार्क्स लेते हो, इसका मतलब ये है कि आप उसको कुछ खास अहमियत दे रहे हो, कुछ खास इंपॉर्टेंस दे रहे हो उस सब्जेक्ट को, जब भी उसमें मार्क्स आपके ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो किसी चीज को खास इंपॉर्टेंस देना, कुछ खास अहमियत देने को हम कहते हैं वेटेड मीन। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैं वेटेड मीन के जरिए क्या समझाना चाह रही हूँ। और जर्नल एग्जाम्पल आपको इसलिए दी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जबकि अगर हम एक सिंपल अर्थमेटिक मीन की बात करें, अभी तक जो हम वो फाइंड कर रहे थे वो सिंपल अर्थमेटिक मीन था, वहां पर हमें डब्ल्यू नहीं दिया हुआ होता था, बल्कि क्या दी हुई होती थी, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर डब्ल्यू से मुराद ये नहीं है कि उस चीज का वेट कितना है, ठीक है, मेजरमेंट नहीं दी हुई, वेट नहीं दिया हुआ, बल्कि ये वेट यहाँ पर क्या शो कर रहा है, इस चीज की इंपॉर्टेंस को शो करता है कि यहाँ पर हम ज्यादा जो है इस चीज को अहमियत दे रहे हैं, ठीक है ना। जिसका वेट जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब उस चीज की अहमियत उतनी ही ज्यादा है, उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा है। अब यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी जो सिंपल अर्थमेटिक मीन हम फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंस को शो नहीं करता, वो सबके लिए इक्वली ट्रीट होता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी जो सिंपल मीन के लिए हम यूज करते हैं वो सबके लिए इक्वली ट्रीट होता है, जबकि वेट जो होता है वो खास इंपॉर्टेंस दी जाती है किसी चीज को, तो इसको हम कहते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। आई होप कि आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत कोशिश की है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, थ्रू एग्जाम्पल से भी आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्राइस हमें गिवन है और ये इनके वेट जो आखिर गिवन है। अब ये देखें सबसे ज्यादा जो प्राइस का सबसे ग्रेटर पार्ट जो है वो इधर खर्च हो रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है, वट कोई भी चीज इंपॉर्टेंस हम दे सकते हैं किसी भी चीज को, मोबाइल हो सकता है, घर में और कोई दूसरा आइटम हो सकता है, किसी भी चीज पर, यानी इतनी जो प्राइस है वो इस पर सबसे ज्यादा जो है वो इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। यहां पर देखिए जिसकी हाईएस्ट होगा ना, ये इसका मतलब है कि हम उस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके हम 25 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, जबकि बाकी के हम इतने ज्यादा यूनिट्स परचेज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हम इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो यहां पर देखें ये मुख्तलिफ वेट दिए हुए, ठीक है। और यहां पर हम ये जो वेट है एज अ फ्रीक्वेंसी के तौर पर ट्रीट करेगा, जिस तरीके से हम सिंपल अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं और वहां पर एफ एक्स निकाल रहे होते हैं, ठीक है ना, एफ एक्स निकाल रहे होते हैं ना। तो अब यहाँ एफ, जहां जहां एफ यूज हो रहा था फ्रीक्वेंसी, अब वहां वहां डब्ल्यू यूज होगा, वेट यूज होगा, ठीक है। हमें इसका मीन अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है और हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो क्लास यहाँ पर अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए जाहिर है मेरे पास फॉर्मूला जो होगा वो ग्रुप डेटा का होगा, जैसे कि हम ग्रुप डेटा में यूज करते थे समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो मैंने कहा आपसे यहाँ पर जहां जहां एफ था उसकी जगह पर अब क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। अब यहाँ एफ नहीं है बल्कि उसकी जगह पर क्या है, डब्ल्यू है। तो यहाँ पर समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स आ जाएगा अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू आ जाएगा। सेम इसी तरह से जब हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे तो यहाँ पर समीशन ऑफ डब्ल्यू लॉग एक्स अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू। इसी तरह से सेम हार्मोनिक मीन के लिए भी समीशन ऑफ डब्ल्यू अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू अपॉन एक्स। तो यहाँ हम जब सिंपल अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे होते थे तो आपको याद होगा कि यहाँ हम सब एफ लगा रहे होते हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ, जबकि यहाँ एफ को चेंज करके हमने किस में कर दिया है, वेट में, डब्ल्यू में।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कैलकुलेशन करना। तो क्लास देखिए मैंने यहाँ पर कॉलम बनाए हुए पहले से। एक कॉलम मुझे रिक्वायर्ड है डब्ल्यू एक्स का, ठीक है, जबकि दूसरा कॉलम मुझे लॉग एक्स के लिए चाहिए, लेकिन सिंपल लॉग एक्स नहीं चाहिए, बल्कि मुझे क्या चाहिए, डब्ल्यू लॉग एक्स। तो नेक्स्ट कॉलम मैंने डब्ल्यू लॉग एक्स का बनाया, और फिर हार्मोनिक मीन के लिए मुझे क्या चाहिए, डब्ल्यू अपॉन एक्स। तो ये सारा कॉलम आपके सामने मेंशन है। अब हम यहाँ पर अपने कॉलम को फिल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर W को पहले हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, X से। तो यानी कि ये मेरा W है और ये मेरा X है। तो इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई कर करके यहाँ वैल्यू लिखनी है। तो अपने कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करते जाएं और उनके सामने आप उसकी वैल्यू लिखते जाएं। नहीं, पहले हमने मल्टीप्लाई करना है 25 को 300 से। तो देखते हैं हमारी क्या वैल्यू आती है कैलकुलेटर में। सॉल्व करके देखिए आप भी जी। 25 को 300 से मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 7500। इसी तरह से 5 को जब हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1000। ये कॉलम हमारा फिल हो जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, इन तमाम वैल्यू को ऐड करना है, सम निकालना है, ताकि हमें डब्ल्यू एक्स मिल जाए। ठीक है, समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स फाइंड करने के लिए मुझे सारी वैल्यू को ऐड करना होगा। आप भी कीजिए कैलकुलेटर में, मैं भी कर रही हूं जी। जब हम सारी वैल्यू को ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 14850। 14850, ये मेरे पास क्या आ चुका है, समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स। ठीक है, अब यहां मुझे लॉग एक्स फाइंड करना है। लॉग एक्स फाइंड करने का क्या मतलब है कि जो भी मेरे पास ये एक्स की वैल्यू लिखी हुई है, इन सबका मुझे क्या फाइंड कर लेना है, लॉग। तो अब हम करेंगे ये कि हर वैल्यू का लॉग फाइंड करेंगे। किस वैल्यू का, एक्स वैल्यू का। ठीक है, तो अब हम यहां पर बजाय इसके कि इसको लॉग के साथ लिखे हैं, कॉलम इतना बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा जो है वो हमारे पास इस लिमिटेड स्पेस है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेटर से निकालकर फाइनली जो हमारी वैल्यू आ रही है वही हम कॉपी करते जाते हैं। तो पहले मैं लॉग निकालूंगी 300 का। तो 300 का लॉग जब हम फाइंड करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो किस तरीके से करेंगे, यू हैव टू प्रेस फर्स्ट लॉग बटन, देन यू हैव टू टाइप 300 and then you type equal to, you will find log x। जी, फर्स्ट वैल्यू का जब हम लॉग निकालते हैं 300 का, तो हमारी वैल्यू आती है 2.4771। 2.4771। क्लास मैं यहां पर 4 डिजिट तक ले रही हूं, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में जो है अगर हम कम डिजिट लेते हैं तो फिर बुक से आंसर बहुत मैच नहीं कर पाता है। कम से कम मैच तो नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ क्लोजेस्ट होना चाहिए हमारा आंसर बुक से। तो इसलिए आप भी डेसिमल पॉइंट के बाद कोशिश कीजिएगा 4 डिजिट तक लें। ठीक है, तो पहली वैल्यू हमारी आ चुकी है लॉग की 300 जी। उसके बाद अब मुझे इसका सम नहीं फाइंड करना, बेसिकली अभी मुझे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे करवाना है, W से। W से मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज निकल कर आएंगी, मुझे उसका सम लेना होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इस वैल्यू को W से मल्टीप्लाई करवाती जाती हूँ, मुझे लिखने की जरूरत नहीं। आई होप कि अब इतनी बार हम कर चुके हैं कि आपको समझ जाना चाहिए कि जब हम इसको W से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली यहाँ पर मैं आपका आंसर ही लिख लेती हूँ जी। तो 25 को जब हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे log x से, ये हमारा W है। ठीक है, W के कॉलम को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, log x से। तो 25 को मैं मल्टीप्लाई करवाने जा रही हूँ दिस वन, इस वाली वैल्यू से। तो देखते हैं क्या आंसर आता है जी। जब 25 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा log x से, तो मुझे मिलेगी 61.9275। 61 जी, ये देख सकते हैं सारी वैल्यू आपके सामने मैंने कैलकुलेट कर ली है कैलकुलेटर से। आप भी जरूर कीजिएगा, कॉपी नहीं करना बल्कि खुद भी आपने कैलकुलेटर से चेक करनी है सारी वैल्यू को। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब का वैल्यूज का टोटल ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, समीशन ऑफ W log x। तो कर लेते हैं इसका टोटल जी। जब हम सारी वैल्यूज को टोटल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी फाइनली वो होगी 112.1668। तो ये देख सकते हैं यहां पर हमारा ये कॉलम भी कंप्लीट हो गया।
अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉलम की तरफ, W अपॉन एक्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है हर W को हमें डिवाइड किससे करना है, x से। तो ये रहा मेरा W का कॉलम और ये रहा मेरा x का कॉलम। तो हर वैल्यू को मैं ऊपर लिखूंगी, न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगी, W की वैल्यू, और डिनोमिनेटर में हम x की वैल्यू को लिखेंगे और डिवाइड कर करके फाइनली अपना आंसर यहाँ पर लिखते रहेंगे। तो मैं यही कर रही हूँ, यानी मुझे पहले क्या करना है, 25 को डिवाइड करना है किससे, 300 से। तो आप भी ऐसे कीजिएगा कैलकुलेटर में, 25 डिवाइडेड बाय 300। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 0.0833। ठीक है, ये मुझे सारी वैल्यू मिल चुकी है कैलकुलेटर से, आप भी चेक करके जरूर देखिएगा। अच्छा, प्लस अब यहां पर जब हम इसको ऐड करेंगे ना, इस चीज का ख्याल रखिएगा, जब हम W अपॉन एक्स की सारी वैल्यू को ऐड करेंगे तो जितनी भी वैल्यू आ रही होंगी ना, क्योंकि कैलकुलेटर में ज्यादा वैल्यू नहीं आ रही है, वो आप सभी कॉपी कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 डिजिट तक लेते हैं तो आंसर में थोड़ा सा आपका बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। तो बेहतर है कि आप सारी वैल्यू ले लें। तो सारी वैल्यू लेने पे कम से कम क्लोजेस्ट आ जाएगा, आपका बुक से बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट आंसर होगा। तो मैं भी यहाँ पर सब वैल्यू लूंगी, आप भी ले लीजिए जी। सब वैल्यू को ऐड करने पर मुझे मिल जाती है 0.1515816। आप देख सकते हैं सारी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। सब टोटल समीशन जो मुझे रिक्वायर्ड थे फॉर्मूले के हिसाब से वो सब फाइंड कर चुकी हूँ। कॉलम फिल हो गया आपके सामने। अब हम फाइंड कर लेते हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो क्लास अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू। ये आपके सामने लिखे हुए, समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स किसके इक्वल है, 14850। पुट कर देते हैं फॉर्मूले में जी, 14850 डिवाइडेड बाय 45। ठीक है, समीशन ऑफ डब्ल्यू मेरा क्या है, 45 जी। जब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में 14850 को 45 से, तो मुझे फाइनली अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा 330। ठीक है, क्या आ जाएगा, 330। जी, ये देख सकते हैं मेरा अरिथमेटिक मीन आ गया यहाँ पर। अब इसी तरीके से हम ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड कर लेते हैं जी। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ डब्ल्यू लॉग एक्स अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू। तो समीशन ऑफ डब्ल्यू लॉग एक्स आपके सामने फाइंड कर चुकी हूं। अब ये फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं हम। अब यहां पर जब आप इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। आप भी कीजिए कैलकुलेटर से, मैं भी कर रही हूं जी। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.4925। ये हमारा डिवाइड करने के बाद हमें वैल्यू मिली है। अब हम जब इस वैल्यू का एंटी लॉग फाइंड करेंगे, ठीक है ना, एंटी लॉग किस तरीके से फाइंड होता है आपको पहले भी बताया था। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और शिफ्ट के बाद आप प्रेस करेंगे लॉग। क्यों लॉग प्रेस करेंगे, क्योंकि एंटी लॉग बेसिकली लॉग का क्या है, इनवर्स है, अपोजिट है। तो इसलिए जिस चीज का भी हमें अपोजिट फाइंड करना होता है उसके लिए हम पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं। तो पहले आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर लॉग, देन राइट दिस वैल्यू, टाइप करेंगे इस वैल्यू को और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करने के बाद यू विल गॉट फाइनली योर आंसर जी। तो आपका आंसर जो आ जाएगा एंटी लॉग निकालने के बाद वो होगा 310.8135। 310.8135 मैं यही लिख रही हूं 135। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला भी आपके सामने है, समीशन ऑफ डब्ल्यू अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू अपॉन एक्स जी। समीशन ऑफ डब्ल्यू भी हमारे सामने है और समीशन ऑफ डब्ल्यू अपॉन एक्स भी हमारे सामने है। जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। ये देख सकते हैं इस तरीके से मैंने वैल्यू पुट कर दी आपके सामने। अब कैलकुलेटर से आप क्या करेंगे, 45 को डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से और अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। तो हम भी कर लेते हैं कैलकुलेटर से, आप भी कीजिए जी। जब इसको हम डिवाइड करते हैं 45 को 0.1515816 से, तो फाइनली हमें हार्मोनिक मीन का आंसर मिल जाएगा 296.86
98 टू। जी तो क्लास आप देख सकते हैं तीनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। उम्मीद है कि क्लास आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं और कुछ सीखा है आपने मेरी वीडियो से, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर न्यू है वो लाजमी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिया करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, कहां तक समझ आ रहा है, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।